हेलो एवरीवन, वेलकम टू मदरसू इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। हम देखेंगे किस तरह से डीएनए की जो फॉर्मेशन है वो होती है, या फिर डीएनए में किस तरह से बॉन्ड बनते हैं, डीएनए बना किन चीजों से है, और डीएनए किस फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, मदरसू इंस्टीट्यूट आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लाया है, जहां पे आप खुद को ऑनलाइन एनरोल करवा सकते हैं। मदरसू इंस्टीट्यूट अभी आपके लिए क्रैश कोर्स लाया है, जिसपे बहुत सारे बच्चे पहले से भी एनरोल्ड हैं और वो तैयारी कर रहे हैं अपने नीट और जेई एग्जाम के लिए। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको दिए हुए नंबर में जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आपको उस नंबर पे कॉल करना है और खुद को एनरोल करना है, सो दैट हम आपको जेई और नीट की तैयारी करवा सकें। क्लियर? चलो, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डीएनए। First of all, what is the full form of DNA? DNA is deoxyribonucleic acid. So what is deoxy here? स्टूडेंट ध्यान से देखना, डीऑक्सी का मतलब है एक ऑक्सीजन कम होना। तो किसमें ऑक्सीजन कम है? राइबोज शुगर में, जिससे मिलके क्या बनता है? डीएनए। बात समझ में आई? तो सबसे पहले देखो, डीएनए वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जर्मन बायोकेमिस्ट। सो जर्मन बायोकेमिस्ट थे, नाम क्या था? फ्रेडरिच मिस्टर। कब किया था? 1869 में। तो सिंपल आपको इसका जो डेट है आपको याद रखनी है, साथ में आपको नाम भी याद रखना है। क्लियर? सेकंड है जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक एंड म्यूरिस विल्किंस ने क्या किया था? फिगर्ड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1953, और उन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था? 1962। तो नॉर्मली किसका नाम लिया जाता है? वॉटसन एंड क्रिक का नाम लिया जाता है जब भी हम क्या कहते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। यस, बिल्कुल। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। आपने प्लस टू में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे जहां पे क्या किया गया था, इस बात को प्रूफ किया गया था। किस बात को? कि डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है बॉडी में। अदरवाइज पहले साइंटिस्ट किस चीज में कंफ्यूज थे? वो कंफ्यूज थे प्रोटीन है या फिर आरएनए है। लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये चीज पता चली थी कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है बॉडी में, दैट इज डीएनए। बट अब हम देखना है कि डीएनए बना किन किन चीजों से है। तो पहली चीज है फॉस्फेट, दूसरा कंपोनेंट है शुगर, और तीसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉस्फेट कितने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है? 4 ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है, और टोटल 5 बॉन्ड्स बनाता है। क्लियर? तो दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। नेक्स्ट है शुगर। शुगर बच्चे कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? तो आप गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 कार्बन मॉलिक्यूल शुगर में प्रेजेंट है। क्लियर? साथ ही में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो आपको इसकी नंबरिंग जो है ना, वो नंबर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी के बेसिस पे आगे बहुत सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। तो आपको नंबरिंग यहां से करनी है, राइट हैंड साइड से। 1 2 3 4 एंड 5th। तो 5 टोटल कार्बन है एंड एक ऑक्सीजन है, दैट इज शुगर। अब आप ध्यान से देखो तो H यहां पर होता है, OH ऊपर होता है, H यहां पर भी OH होना चाहिए था, लेकिन यहां पर O मिसिंग है। दैट इज वाई शुगर में एक ऑक्सीजन मिसिंग है। कौन से कार्बन एटम पे? सेकंड। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? थर्ड कार्बन पे क्या है? HOH का बॉन्ड है, फोर्थ पे HCH2 जुड़ा हुआ है। क्लियर? बच्चे, थर्ड कंपोनेंट क्या था? नाइट्रोजनस बेसिस। तो अगर हमें पता हो, आप लोगों को पता हो, तो आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह के होते हैं, पहला प्यूरिन एंड सेकंड इज पायरेमिडिन। आपने पढ़ा है प्यूरिन एंड पायरेमिडिन। प्यूरिन बच्चे दो टाइप का होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। बच्चे एडेनिन एंड ग्वानिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैसे हैं? डबल रिंग स्ट्रक्चर है। डबल रिंग स्ट्रक्चर मतलब दो रिंग्स है ना दोनों में। पहली रिंग 6 कार्बन एटम की, दूसरी रिंग 5 कार्बन एटम की। ये भी 6 कार्बन एटम, ये भी 5 कार्बन एटम। बच्चे अब ध्यान से देखो, नाइट्रोजनस बेसिस का मतलब है नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इसकी नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेसिस में। तो इसकी नंबरिंग क्या होगी? 1 3 7 9। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके नीट के एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की पोजीशन बताइए नाइट्रोजनस बेसिस में। तो आपको पता होना चाहिए एडेनिन ग्वानिन में क्या है, 1 3 7 9। तो आपको इसकी काउंटिंग करनी आनी चाहिए। काउंटिंग बच्चे यहां से होती है, लेफ्ट हैंड साइड से, 1 2
तो देखो 1 पे क्या है, नाइट्रोजन आया है, 2 3 पे भी क्या है, नाइट्रोजन है, 4 5 6 7 8 एंड 9। तो देखो 7 9 1 और 3 पे क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। 6 पोजीशन पे एक NH2 प्रेजेंट है। क्लियर। बाकी इसमें डबल बॉन्ड क्या होंगे, सर्कुलेट होंगे। क्लियर। नेक्स्ट ग्वानिन में भी सेम पोजीशन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9। नाइन्थ पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर। अब आप ध्यान देंगे, इसके 6th पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन जुड़ा है, एंड सेकंड पोजीशन पे NH2 जुड़ा है। अब पायरिमिडिन की अगर हम बात करते हैं तो थाइमिन आता है एक, साइटोसिन आता है एंड यूरेसिल आता है। बच्चे अगर आप थाइमिन देखो तो 6 कार्बन एटम है, इसमें भी तीनों में नाइट्रोजन की पोजीशन क्या होगी, 1 एंड 3। 7 9 क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। 1 एंड 3 देखो, 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पे है। 4 5 6, फिफ्थ पोजीशन पे CH3 जुड़ा है थायमिन में। क्लियर। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O। सेम केस साइटोसिन में है, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन, सिक्स्थ पोजीशन पे NH2 और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O। अगर आप यूरेसिल को देखो तो फर्स्ट एंड थर्ड पे नाइट्रोजन और सिक्स्थ और सेकंड पे डबल बॉन्ड O। बात समझ में आई। इतनी सी नॉलेज अगर हमें, इस चीज को अगर हम समझ पाते हैं कि फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेसिस के स्ट्रक्चर्स क्या है, तो आपको DNA के स्ट्रक्चर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये सारे प्रैक्टिस करने हैं, आपको बना लेने, आप वीडियो पॉज करके इनको बना सकते हो, देन नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हो। क्लियर। तो अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। देखो पहला रूल, फॉस्फेट ऑलवेज कंबाइंड विद शुगर। तो बेटा फॉस्फेट हमेशा शुगर के साथ कंबाइन करेगा। सिंपल। तो सबसे पहले चलो इससे भी पहले एक चीज देख लो, अगर मैं यहां पर DNA का मॉलिक्यूल बनाऊं तो कुछ इस तरह दिखता है। इसे क्या कहते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यही कहते हैं ना। तो अगर मैं इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को ओपन कर दूं, खोल दूं, तो ये सिंगल दो स्ट्रैंड इस तरह से दिखेंगे। ठीक है। और इसके बीच क्या होता है, दो स्ट्रैंड्स के बीच बॉन्ड्स होते हैं। और ये बॉन्ड कैसे होते हैं, डबल बॉन्ड और साथ ही में ट्रिपल बॉन्ड। तो हो सकता है डबल बॉन्ड के बाद अगेन डबल बॉन्ड आए, हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड के बाद फिर से ट्रिपल बॉन्ड आए, लेकिन ये ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, हो सकता है दोनों अल्टरनेट पे आ जाए। तो इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन स्पेसिफिक नहीं है। आप आगे आने वाले चैप्टर्स में देखोगे कि ये एक तरह की कोडिंग होती है जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कंजर्व होती है। क्लियर। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से होंगे। बच्चे ये स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है देखने में, इट इज लैडर लाइक स्ट्रक्चर। तो आपने लिख लेना है लैडर लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या कहेंगे, लैडर लाइक स्ट्रक्चर। बात समझ में आई। तो अब हम देखना शुरू करेंगे, जो ये रेड वाला, जो ये वाला पार्ट है, ये किस चीज का बना है। और सेम पार्ट इधर भी है, हम बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम साइड में जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं, ये वाले पार्ट किस चीज के बने। तो स्टूडेंट्स ध्यान दो जरा, ये जो आपने देखा ना रेड वाला पार्ट, ये बना है फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। बच्चे ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे ऐसे ही जुड़े होंगे, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। क्लियर। सेकंड जो आप यहां पर देख रहे हो स्ट्रैंड जो है, वो भी फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर के ऑल्टरनेट बॉन्ड से मिलके बना होगा। स्टूडेंट्स इन दोनों स्ट्रैंड्स को क्या कहेंगे, इन दोनों स्ट्रैंड्स को कहेंगे बैकबोन ऑफ DNA। क्या बोलेंगे, बैकबोन ऑफ DNA। क्लियर। तो लिख लेंगे सभी, बैकबोन ऑफ DNA। बात समझ में आई। बच्चे अब ध्यान देना, जो हमने नाइट्रोजनस बेसिस पढ़े थे ना, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, हमेशा एडेनिन थायमिन के साथ ही जुड़ेगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, कितने बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये हम पढ़ेंगे आने वाले अभी अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड किस तरह से बनते हैं और इनके पीछे क्या लॉजिक क्या है। ठीक है। एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। नाउ व्हाट अबाउट यूरेसिल। यूरेसिल का क्या होगा बच्चे, यूरेसिल यूज होता है RNA में। ठीक है। RNA में यूज होता है, जो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। किसने दिया था स्ट्रक्चर RNA का, फ्रेडरिच
मिस्चर्न, तो आपने लिख लेना है ये भी। फ्रेडरिक मिस्चर ने क्या दिया था, आरएनए का स्ट्रक्चर दिया था, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और यूरेसिल किसके रिप्लेस में यूज होता है, थायमिन के रिप्लेस। बात समझ आई? और दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है वो आप देख सकते हो। जो हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़े उसमें क्या था, फिफ्थ पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप एब्सेंट था। किसमें एब्सेंट था, यूरेसिल में। आप देख सकते हो, यहाँ देखो, यूरेसिल में फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप एब्सेंट था, जो कहां प्रेजेंट था, थायमिन में। बात समझ में आई? तो अब ध्यान दो इसके आगे, एडेनिन, ये जो बेसिस है ना बच्चे, जो डबल बॉन्ड आपस में बना रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ये हमेशा शुगर से जुड़े होंगे। अच्छा मान लो अगर शुगर से यहाँ एडेनिन जुड़ा है, तो इसके सामने क्या जुड़ा होगा, थायमिन। वेरी गुड, थायमिन जुड़ा होगा। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे साइटोसिन जुड़ा है, तो आगे क्या जुड़ा होगा सामने, वेरी गुड, ग्वानिन। कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड। शाबाश। अब देखो यहाँ पे अगर टी जुड़ा है, दैट इज थायमिन, तो सामने क्या होगा, एडेनिन। सिंपल। कितने बॉन्ड बनाएगा ये भी, डबल बॉन्ड। बात समझ में आई? क्लियर? तो अब आप ध्यान दो, यहां देखो, ये फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है ना, फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, जो किससे जुड़ा है, शुगर से जुड़ा है। यही तो बात की थी हमने, फॉस्फेट शुगर, उसके बाद अगेन फॉस्फेट एंड अगेन शुगर। शुगर में बच्चे देखो फिफ्थ कार्बन था ना ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, फिफ्थ कार्बन किससे जुड़ा है, फॉस्फेट से जुड़ा है। बात समझ में आई? तो फिफ्थ कार्बन फॉस्फेट से जुड़ के क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन जो नेक्स्ट फॉस्फेट है उससे जुड़ा होगा। और यहाँ पे देखो फॉस्फेट में OH है और इधर भी OH, और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, H2O, तभी ये बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। वाटर के निकलने के बाद ही ये पॉसिबल होगी। तो अब ध्यान दो, अगर यहाँ पे वाटर बाहर निकला है, थर्ड ने आगे ज्वाइन किया है, तो तीसरा कार्बन, जो थर्ड कार्बन है एंड फिफ्थ कार्बन, वो फॉस्फेट से बॉन्ड बना रहे हैं, इधर फॉस्फेट से और नीचे वाली साइड फिर से फॉस्फेट से बॉन्ड। अब देखो इसने भी आगे कौन से कार्बन से बॉन्ड बनाया, फिफ्थ कार्बन से। स्टूडेंट्स एक और चीज ध्यान देनी है आपने, मान लो शुगर में ये फिफ्थ कार्बन जो है, इसके बाद कोई भी डीएनए का मॉलिक्यूल इसके बाद खत्म होता है, इसके बाद कोई भी आगे बेसिस उसके पास है नहीं, तो यहाँ पे फ्री कौन सा है, फिफ्थ कार्बन, तो इसलिए ये वाला कैसा हो जाएगा, 5'। बात समझ में आई? तो अब आपको समझ आया, जो ये स्ट्रैंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, 5' टू 3' एंड 3' टू 5'। कैसे हुए ये, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर? देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्ड वाला कार्बन फ्री है ना, इसके बाद कोई भी नीचे डीएनए का बेस नहीं है या फॉस्फेट नहीं है, तो कौन सा फ्री है, थर्ड कार्बन, तो ये वाला कौन सा प्राइम होगा, थर्ड प्राइम। तो ये वाला स्ट्रैंड कैसा हुआ, 5' टू 3'। अब यहाँ पे देखो, शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, बेस। इधर भी शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ क्या जुड़ा, बेस। तो सामने भी क्या जुड़ेगा, अगर ये ए होगा तो सामने जुड़ेगा टी, और कितने बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड। और टी भी किससे जुड़ा होगा, फर्स्ट कार्बन के, जो इधर शुगर है इसके फर्स्ट कार्बन से। हालांकि इधर उधर वाली साइड को बनी है, राइट साइड को, लेकिन ये लेफ्ट साइड को बनेगा। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम ये स्ट्रक्चर देखेंगे। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हाँ यहां देखो, फॉस्फेट किससे जुड़ा, शुगर से। कौन से कार्बन से, फिफ्थ से। यहां शुगर के थर्ड कार्बन ने फिर से फॉस्फेट से बॉन्ड बनाया, फॉस्फेट ने फिर से फिफ्थ से बॉन्ड बनाया। थर्ड कार्बन यहाँ पे फ्री, तो ये 3'। यहाँ पे फिफ्थ कार्बन फ्री, तो ये 5'। क्लियर? फर्स्ट कार्बन से इधर कौन जुड़ा, थायमिन। स्टूडेंट्स अब ध्यान दो, थायमिन इधर जुड़ा है तो सामने क्या होगा, एडेनिन। अब ध्यान दो, जो सिक्स रिंग वाला स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेंटर की तरफ होगा, तो ये सिक्स वाला है ये हमेशा सेंटर की तरफ होगा। और 5 वाला किधर होगा, इधर वाली साइड होगा, आई मीन शुगर की साइड होगा, जो इसके फर्स्ट कार्बन से जुड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन, जो अपर साइड पे फॉस्फेट से जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड से कौन जुड़ा है, फॉस्फेट, और फॉस्फेट किससे जुड़ा है, फिफ्थ कार्बन से, फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर। क्लियर? यहाँ पे देखो ग्वानिन है, मैंने कहा सिक्स रिंग वाला स्ट्रक्चर हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा, तो यहाँ पे सेंटर की तरफ है। फिफ्थ कार्ब 5 कार्बन रिंग वाला स्ट्रक्चर किसकी तरफ है, शुगर की तरफ। अब यहाँ पे आपने एक और चीज ध्यान में देनी, ग्वानिन के सामने क्या होगा, साइटोसिन।
अब यहां देखो, जो बॉन्ड बना है ये किसके बीच बॉन्ड बना है? ओ एच और एन। तो बच्चे ये बॉन्ड क्या हुआ? ओ एच एन। बात समझ में आई? ओ एच एन। अब नेक्स्ट बॉन्ड देखो, ये क्या है? एन एच एन। तो सेकंड बॉन्ड क्या बना? एन एच एन। तो एडेनिन, जो थाइमिन और एडेनिन के बीच बॉन्ड बनते हैं दो, ये दोनों कौन से बॉन्ड है? ओ एच एन और एन एच एन। और दोनों कैसे बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम केस आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बॉन्डिंग है? ओ एच एन। तो आप ध्यान दो, ओ एच एन। यहां कौन सी है? एन एच एन। तो यहाँ पे एन एच एन। यहां पे कौन सी है? एन एच ओ। तो यहां कौन सी बॉन्डिंग हो गई? एन एच ओ। क्लियर? तो ये तीन बॉन्ड हैं जो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच बने। डन। आप इस स्ट्रक्चर को, आप वीडियो पॉज करके स्ट्रक्चर को अच्छे से बना सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको समझ आएंगी ये सारी चीज। बेटा एक थोड़ा सा ओवरव्यू है डीएनए वर्सेस आरएनए के बीच। तो डीएनए देखो डबल स्टैंडर्ड है, डीऑक्सीराइबोज है, तो एक ऑक्सीजन यहां से मिसिंग होगा, थाइमिन यूज होगा। इन केस ऑफ आरएनए इट इज यूरेसिल। और ये तीनों क्या है? ग्वानिन, एडेनिन एंड साइटोसिन कॉमन है दोनों के लिए। सिंगल स्टैंडर्ड होता है, राइबोज शुगर होती है इसमें, जिसमें थर्ड पे क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन पे। क्लियर? और जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? डीएनए। एंड इन वायरसेस जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। और सम वायरसेस आरएनए को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? डीएनए में। ठीक है? और किस एंजाइम के थ्रू ये कर पाते हैं? रेट्रोवायरसेस के थ्रू। किसके थ्रू कर पाएंगे? रेट्रोवायरसेस के थ्रू। इसलिए सॉरी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू, इसलिए इन्हें रेट्रोवायरस भी कहा जाता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज एन एंजाइम व्हिच कन्वर्ट्स आरएनए इनटू डीएनए। क्लियर? चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बच्चे यहाँ पे बताया पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो हाउ डीएनए स्टैंड रैप्स अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस स्लाइड। सो हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं बच्चे, जिसके अराउंड डीएनए क्या करता है? खुद को पैक करता है, या उसके अराउंड खुद को एक हिसाब से पैकिंग करेगा। ठीक है? कितने होते हैं हिस्टोन ऑक्टामर में? देखो एच, आप देख सकते हो डायग्राम में, H2A है, H2B है एंड H3H4 है। तो चार ये क्या है जो डबल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? मतलब H2A भी दो बार होगा, H2B भी दो बार होगा, H3 भी 2 टाइम्स होगा एंड H4 भी 2 टाइम्स होगा। सो इट इज ऑक्टामर। ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। कैसा चार्ज होता है हिस्टोन पे? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? और डीएनए पे कैसा चार्ज होता है? डीएनए पे होता है नेगेटिव चार्ज। किसकी वजह से होता है बच्चे? डीएनए पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। किसकी वजह से होता है? फॉस्फेट की वजह से। क्लियर? अब देखो H1 क्या? H1 एक, ये भी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है हिस्टोन का, जो इसको बाइंड करने में हेल्प करेगा। बच्चे दो हिस्टोन ऑक्टामर के बीच का जो डीएनए होगा उसे क्या बोलेंगे? लिंकर डीएनए। और एक हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड जो डीएनए रैप्ड होगा, उस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को या उस एक बीट को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। बात समझ में आई? तो आपने बहुत बार ये टर्म सुनी होगी न्यूक्लियोसोम। सो आज आपको पता चल गया है व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। क्लियर? टोटल इसकी विड्थ क्या होगी? 10 नैनोमीटर। तो अब देखो, नॉर्मली जो बच्चे डीएनए होता है ना, ध्यान देना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है ये। एक मान लो ये डीएनए है, आपको पता है पूरा का पूरा डीएनए कभी भी कोडिंग वाला नहीं होता है, किसी चीज के लिए कोड नहीं करता। स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए इज कोडिंग। तो मान लो ये पार्ट क्या है? कोडिंग का है। ठीक है? मान लो ये पार्ट भी क्या है? कोडिंग का है। ठीक है? और मान लो ये पार्ट भी क्या है? कोडिंग का है। तो बच्चे ऐसा पार्ट डीएनए का जो कोड करता हो, दैट इज जीन। तो व्हाट इज जीन? इट इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। बात समझ में आई? सो फंक्शनल पार्ट है डीएनए का, दैट इज जीन। क्लियर? अब देखो ये डीएनए क्या होगा? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यही डीएनए हमने पढ़ा है ना, क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? कंडेंस्ड हो जाते हैं और अपीयर हो जाते हैं। दैट मींस ये डीएनए क्या करेगा? एक पर्टिकुलर शेप में आएगा, कॉइल्ड होगा। हमें पता है कॉइल्ड किसके अराउंड होता है? एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसका नाम हिस्टोन है। तो हिस्टोन प्रोटीन का वैसे ही रैप्ड होगा और बाद में ये एक स्पेसिफिक शेप ले लेगा, एंड वो शेप इस तरह से होगी कुछ। ठीक है? एक्स शेप, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्लियर?
स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा होता है बच्चे? स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम इज वाई क्रोमोसोम। क्लियर? तो इस तरह से ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, यहां भी देख सकते हो अगर हम डीएनए को ओपन करें तो ये हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड है, तो हिस्टोन और पर्टिकुलर जब ये शेप ले लेगा तो ये कैसा दिखेगा? क्रोमोसोम की तरह। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट बच्चे, यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स है। ये वाला जो लूप होता है ना, इसे क्या कहते हैं? माइनर ग्रूव। इसे क्या कहेंगे? मेजर ग्रूव। और डिस्टेंस एक माइनर ग्रूव से दूसरे माइनर ग्रूव का कितना होगा? 3.4 नैनोमीटर। और दो जो बेसिस होंगे उनके बीच का डिफरेंस 0.34 नैनोमीटर। क्वेश्चन ऐसे आता है बच्चे एग्जाम में, एक डीएनए है जहां पे आपके पास 100 बेस पेयर्स है, सो यू नीड टू फाइंड आउट what is the length of DNA. So how do you find the length of DNA? You just need to calculate, you just need to multiply 100 base pair with the 0.34 nanometer. अगर बच्चे आपको मीटर में पूछिए तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आंसर को, या अदरवाइज आप पहले ही 0.34 नैनोमीटर को कन्वर्ट कर दो। क्लियर? साथ ही में आपको इसकी मेजरमेंट्स आर्मस्ट्रांग में भी पूछी जा सकती है। तो बच्चे आप लोग कमेंट करेंगे कि आर्मस्ट्रांग में 3.4 नैनोमीटर कितना होगा या 0.34 नैनोमीटर कितना होगा। साथ ही में आपने एक और चीज कमेंट करनी है कि कितने तरह का डीएनए अभी तक ढूंढा गया है। जैसे ए जेड डीएनए है, ए डीएनए है ना, इसी तरह का जो ह्यूमन डीएनए होता है बेटा, उसके एक सर्कल में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स। बात समझ में आई? कितने बेस पेयर होंगे? 10 बेस पेयर। और टोटल इसकी जो विड्थ होगी दैट इज 2 नैनोमीटर। क्लियर? चलो नेक्स्ट बच्चे, व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ? इन विच डीएनए कन्वर्टेड इनटू आरएनए एंड आरएनए कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। क्लियर? सो डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है ट्रांसलेशन के थ्रू, डीएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है थ्रू रेप्लिकेशन। ठीक है? तो दैट इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। आरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है? थ्रू राइबोसोम। आरएनए कितने तरह का होता है? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है? और टीआरएनए ट्रांसलेशन से क्या बनते हैं? अमीनो एसिड जो फोल्ड होते हैं। फोल्ड कहां पे होते हैं? गोल्जियाई एपरेटस के पास। इनके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? शेपेरॉन्स। शेपेरॉन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो इसकी फोल्डिंग में हेल्प करती हैं। फोल्डिंग क्या होती है? एक पर्टिकुलर शेप। जैसे बच्चे आप खाना खाते हो ना, तो खाना खाते टाइम क्या करते हो? आप आटे को ऐसे घर जाके खाना थोड़ी ना शुरू कर दे, तो आप क्या करते हो? पहले चपाती बनाते हो उसकी, देन आप चपाती की फॉर्म में खाते हो। तो वैसे ही अमीनो एसिड तो बन गए हैं, लेकिन अब उसे ऐसे शेप में लाना है जिस शेप में बॉडी उसे क्या कर सके? कंज्यूम कर सके। बात समझ में आई? तो स्टूडेंट्स, ये आज के लेक्चर में था डीएनए के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम बनाएंगे सेल के बारे में, एंड देन हम उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स एंड देन डाइवर्सिटी भी पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी के बाद स्टूडेंट्स हम जाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी पे, देन जाएंगे एनिमल फिजियोलॉजी पे, एंड देन हम करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके बाद, एंड ये एक पूरा क्रैश कोर्स है स्टूडेंट्स, जिसमें हम आपको फ्री वीडियोस ऑन यूट्यूब प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर +2 का सिलेबस करेंगे, जिसमें पहले रिप्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन का वाला जो भी चैप्टर है सारा, उसकी आपको पीपीटी एंड स्लाइड्स वगैरह मिल जाएगी, तो हम रिप्रोडक्शन भी वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है? उसके बाद हम जेनेटिक्स भी पढ़ेंगे, एंड देन बायोटेक्नोलॉजी, एंड देन इकोलॉजी पे चलेंगे। क्लियर? तो आपने बने रहना है मेधाश्वी इंस्टीट्यूट के साथ, सब्सक्राइब करना है एंड लाइक करना है एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जो जो भी तैयारी कर रहे हैं, सो दैट वो भी हमारे साथ जुड़ सके और तैयारी कर सके। ठीक है? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।